तो फिर से एक बार नमस्ते बच्चों सबको। आज का जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है अंडरस्टैंडिंग लॉ। अंडरस्टैंडिंग लॉ का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ, और लॉ का मतलब होता है कानून। तो हम लोग लॉ को समझेंगे कि आखिर कानून है क्या, किसके लिए बनता है, क्यों बनाया जाता है, क्या सबके लिए अप्लाई होता है। तो सबसे पहला चीज तो आप लोग को देखना है व्हाट आर लॉ। तो क्या है कि द सिस्टम ऑफ रूलर विच अ पार्टिकुलर कंट्री और कम्युनिटी recognizes as regulating the action of its members and which it may enforce by the imposition of penalties। एक सिस्टम जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं कि किसी कंट्री में किसी कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको रेगुलेट किया जाता है, उसके कार्य को, उसके एक्शन को। और यदि कोई मेंबर इन सारे चीजों को नहीं मानता है या कोई वायलेट करता है तो उस वायलेशन के बाद उस पर कुछ पेनाल्टीज लगाए जाते हैं। तो क्या ये लॉ जो होते हैं वो सबके लिए अप्लाई होते हैं? तो आप ऐसे समझिए कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, गवर्नमेंट जॉब में वो काम करता है, और वो क्या करता है कि अपने बेटे को मदद करता है। हेल्प हिज सन गो इनटू हाइडिंग बिकॉज हिज सन हैज बीन given a 10-year jail sentence by a district court for a crime that he has committed। तो उसको सजा मिली हुई है कोर्ट से, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो उसको छुपाने में मदद करता है। तो क्या आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो सही काम कर रहा है? नहीं। कोई भी व्यक्ति हो हमारे देश में, वो अगर कानून को नहीं मानता है तो वो गलत है। मीन्स एज देयर शुड बी नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया, therefore members of constituent assembly instituted several provisions in constitution that would establish the rule of law। हमारे देश में, हमारे इंडिपेंडेंट भारत में कोई भी आर्बिट्रेरी पावर न एक्सरसाइज करे, इसके लिए कई सारे प्रोविजंस किए गए हैं। यानी कि सभी व्यक्ति जो हैं, ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के सामने सभी के सभी इक्वल है, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया। ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप बीच में ही पूछ लेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो तुरंत बताएंगे। All laws apply equally to all citizens। तो हम लोग बात कर रहे थे कि सभी के लिए लॉ जो होता है इक्वल होता है, और सभी लॉ जो है इक्वली सभी सिटीजन्स पे लागू होते हैं। कोई भी ऐसा सिटीजन्स नहीं है जो अपने हिसाब से किसी लॉ को मान सकता है या अपने हिसाब से किसी लॉ को वो चला सकता है। तो सभी को मानना है, इक्वली मानना है। That mean the law cannot discriminate between person on the basis of their religion, caste और gender। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जेंडर के नाम पे कोई भी ऐसा नहीं है कि वो है ना। तो ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, कानून सबको मानना होगा। कोई भी व्यक्ति
अपने हिसाब से नहीं चल सकता है, और कोई भी व्यक्ति किसी को डिस्क्रिमिनेट भी नहीं कर सकता। डिस्क्रिमिनेशन का भी अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। तो ये सारी चीजें हमें समझना होगा। फिर बात करते हैं एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ द लॉ। किसी भी के तरीके का क्राइम होता है, वायलेशन ऑफ लॉ होता है, तो दैट इज स्पेसिफिक पनिशमेंट। उसके लिए उनको जो है लॉ के अनुसार एक स्पेसिफिक पनिशमेंट दिया गया है, और उस स्पेसिफिक पनिशमेंट के हिसाब से, यानी कि जो लॉ के द्वारा निर्धारित किया गया उसके हिसाब से ही सबको इक्वली सजा दिया जाएगा। यहाँ कहा गया है कि एंशिएंट इंडिया में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लॉज थे जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अप्लाई होते थे, है ना। ओवरलैपिंग लोकल लॉज विच डिड नॉट अप्लाई इक्वली टू ऑल, सो द पनिशमेंट फॉर द सेम क्राइम वेरीड depending upon their caste background, with lower caste being more harshly penalized or punished। अब यहाँ पे ये बातें जो है वो कितना सही लिखा गया है, ये जांचने और परखने की बात है कि सेम क्राइम के लिए जो पनिशमेंट था वो अलग अलग था। यहाँ लिखा गया है कि लोअर कास्ट जो थे उनको ज्यादा हार्शली पनिश्ड किया जाता था। तो ये संभव है कि मध्यकालीन युगों में जब विदेशी आक्रांता हमारे देश में आने लगे और वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में एस्टेब्लिश हो गए, तो संभव है कि इन लोगों ने ऐसा किया। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कहानी या बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जहाँ पे जो कानून था वो इस तरीके से था कि लोगों के उसके रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से पनिश किया जाता था। यानी कि सेम क्राइम के लिए अगर एक लोअर कास्ट का व्यक्ति है, यानी कि उस समय के अनुसार से शूद्र है, तो उसको कम पनिशमेंट मिलेगा। अगर वो वैश्य है तो उसको थोड़ा ज्यादा पनिशमेंट मिलेगा। अगर वो क्षत्रिय है तो उसको और ज्यादा पनिशमेंट मिलेगा। अगर वो ब्राह्मण है तो उसको सबसे ज्यादा पनिशमेंट मिलेगा। तो इस तरीके का सिस्टम हमारे वेद और पुराण में दिया गया। तो कुछ बातें हैं जिसको हम लोगों को अपने हिसाब से समझना होगा। आगे हम लोग चले। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आवाज क्लियर जा रही है? यस सर। Yes, sir. Now, member of the Constituent Assembly were agreed there should be no arbitrary exercise of power। कोई आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज, आर्बिट्री मीन्स होता है कि क्रूरता से या फिर जिसको कहते हैं बाई फोर्सली आप पे कोई ऐसा कानून लादना। तो मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उन लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया जो है वो संभव नहीं है। मतलब उसको हमारे देश में प्रैक्टिस करना इम्पॉसिबल बनाया गया। कैसे? तो टू एस्टेब्लिश ए लॉ एंड दे इंस्टीट्यूट सेवरल प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन। एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में थे, ब्रिटिशर्स हमारे देश में जब शासन करने लगे, यानी एडमिनिस्ट्रेशन जब ब्रिटिशर्स के हाथों में आ गया, देन ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूट दिस क्लेम एज द कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्री। इसमें भी देखिए दो तरह के लोग हैं। एक कहते हैं कि जो सिस्टम था, यानी कि जो कॉलोनियल रूल था, वो कॉलोनियल रूल आर्बिट्री था। दूसरा कहता है कि इंडियन नेशनलिस्ट जो है वो प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहे थे डेवलपमेंट ऑफ लीगल स्फेयर में। वो जो हमारा नियम बन रहा था या कानून जो सरकार बना रही थी, वो इंडियन नेशनलिस्ट के दबाव में आकर कुछ अच्छे कार्य को भी कर रही थी, कुछ अच्छे नियम कानून भी बना रही थी। तो इस तरीके का सिस्टम जो है वो हम देखते हैं अपने समाज में, या हम अपने बैकग्राउंड में जाते हैं तो अपने कानून के बनने के दौरान जो प्रोसेस चल रहा था उसमें हम लोग देखते हैं। तो ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट तो एक्चुअल में आर्बिट्रेरी रूल से काम कर ही रहे थे, लेकिन हमारे नेशनलिस्ट का भी काफ़ी योगदान रहा है उस कानून को सही करने में
उसको क्रिटिसाइज करने में। ब्रिटिश लॉ एक बार आया, सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 1870 में। तो 1870 में जो ब्रिटिश लॉ आया उसने एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट किया आर्बिट्रेरीनेस का। आर्बिट्रेरीनेस क्या है, तो सेडिशन से समझते हैं आप। सेडिशन मीन्स होता है राजद्रोह। तो राजद्रोह का कानून लाया गया 1870 में, ब्रिटिश लॉ था ये। और ब्रिटिशर्स ने इसलिए लाया कि अगर कोई ब्रिटिश राज का विरोध करता है, अंडर दिस एक्ट ये प्रोविजन था कि अ पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल। बिना किसी ट्रायल के उसको अरेस्ट किया जा सकता है यदि वो ब्रिटिशर्स का विरोध करता है या ब्रिटिश कानून का विरोध करता है। तो इस स्थिति में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पावर दे दिया गया था कि सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 के अनुसार वो उसको कब्जा यानी उसको जेल दे सकता था बिना किसी ट्रायल के। तो इंडियन नेशनलिस्ट क्या थे, तो इंडियन नेशनलिस्ट बिगैन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग द आर्बिट्री यूज ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिशर्स। यानी कि ये प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते थे कभी भी ऐसा रूल आता था। तो इन्होंने फिर यही 1870 सेडिशन एक्ट को वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए उसके विरुद्ध कि ये बहुत ही गलत है, आर्बिट्री है। सो दे बिगैन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी and wanted to change the idea of law from a set of rules that they were forced to obey। यानी कि अब वो जो नेशनलिस्ट थे वो लड़ना शुरू कर दिए। क्या लड़ना शुरू कर दिए, तो इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया कि जो उन पे बाय फोर्स यानी जबरदस्ती अगर उनको कोई कानून उनके ऊपर लागू किया जाएगा तो उसको वो नहीं मानेंगे, वो उसको डिसोबे करेंगे। क्योंकि ये लॉ जो है वो इनजस्टिस आइडिया के आधार पे बना हुआ है, और लॉ ऐसा होना चाहिए जो आइडियाज ऑफ जस्टिस हो, यानी कि सही कानून पेश करता हो। बाय द एंड ऑफ द 19th century द इंडियन लीगल प्रोफेशन बिगैन इमर्जिंग। इंडिया का जो लीगल प्रोफेशनल्स थे, by the end of the 19th century, the Indian legal profession began emerging and demanded respect in colonial court by using law to defend the legal rights of India। यानी 19th century के अंत आते आते बहुत सारे ऐसे हमारे वकील हुए, हमारे इंडियन यानी कि हमारे ओरिजिन के, जो विदेश में जाकर पढ़े, उन्होंने डिग्री ली और उस डिग्री के बाद उन्होंने भारत में कॉलोनियल कोर्ट जो एस्टेब्लिश किया गया था उसके रास्ते थ्रू द कोर्ट उन्होंने डिमांड करना शुरू किया कि जो भी लीगल राइट्स हैं इंडियन का उसको उन्हें प्रोवाइड किया जाए। सो इंडियन जज बिगेन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन डिसीजन मेकिंग। अब इंडियन जज भी नियुक्ति होने लगे। इंडियन जज जो है वो हमारे डिसीजन मेकिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लगे। सो विद द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, कॉन्स्टिट्यूशन को जब एडॉप्ट कर लिया गया कब 26 जनवरी 1950 को, देन द लॉ ऑफ द कंट्री बिगेन टू मेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव। तब जाके हमारे देश में जो कानून है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा यानी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा बनाया जाने लगा। नाउ एवरी ईयर रिप्रेजेंटेटिव पास न्यू लॉ। अब हर एक साल जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो नए लॉ पास करने लगे, एज वेल एज उन जो पुराने लॉ थे उसको रिवाइज करने लगे, जो एग्जिस्टिंग था उस पर ये बात करने लगे। नाउ एक कानून और हम देखते हैं, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अनुसार क्या इसके अंदर रखा गया था प्रोविजन, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सन्स डॉटर एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। फैमिली के प्रॉपर्टी में उनको बराबर का अधिकार दिया गया। बराबर का अधिकार दिया गया मतलब जितने भी बच्चे होंगे सबको बराबर बराबर पार्टिसिपेशन मिला, उनको उतना ही हक सबका था जितना एक का था।
तो अगर कभी किसी तरीके का बंटवारे की नौबत आई तो सबको बराबर अधिकार मिला। ऐसा हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अनुसार कहा गया, चाहे वो बेटा हो या बेटी। अब बात करते हैं कि हाउ डू न्यू लॉ कम अबाउट, ये नए कानून बनते कैसे थे, नए कानून बनने का तरीका क्या था, कैसे ये नए कानून बनाया जाता था, या फिर अभी कानून बनाने का तरीका क्या है, अभी जो नए कानून बनते हैं उसको कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें डिस्कशन की बात। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट का एक सीन है जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। वैसे ही हमारे देश में हमेशा है जो कानून बनता है, पहले क्या किया जाता है कि पार्लियामेंट में जो कानून बनाना होता है उसको, उस दस्तावेज को पेश किया जाता है बिल के रूप में। तो हमारा जो पार्लियामेंट है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेकिंग द लॉ। एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज टू बी सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम फेस बाय द पीपल, लोगों के द्वारा जो भी प्रॉब्लम फेस किया जाता है उसको यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उस इश्यू को रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा उठाया जाता है। तो उस इश्यूज को रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, अपने लोगों के बिहाफ पे, यानी जहाँ से वो चूज होकर आते हैं उन लोगों के बिहाफ पर वो उसको संसद के पटल पे रखते हैं, उस पर डिस्कशन होता है, उस प्रॉब्लम पे कुछ लोगों का सजेशन आता है, अदर मेंबर का सजेशन आता है, फिर जाके वो कानून के रूप में हमारे सामने आता है। तो an important role of parliament is to be sensitive the problem faced by the people and that is represented by the representative of people. The issue of domestic violence, ये domestic violence का जो issue है was brought to the attention of the parliament and the process adopted for this issue to become law. तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो प्रॉब्लम है वो पार्लियामेंट के नज़र में लाया गया, पार्लियामेंट में उसको पेश किया गया एंड द प्रोसेस एडॉप्ट टू दिस इश्यू बिकम लॉ, और उसके बाद ये डिस्कशन का एक प्रोसेस हुआ और उस डिस्कशन में ये फिर एक कानून के रूप में हमारे सामने आया। तो जब ये लॉ बना, देखिए ये डोमेस्टिक वायलेंस है, क्या है, एक हस्बैंड कहता है वाइफ से कि तुम चलो यहाँ से भागो, ये हमारा घर है, लेकिन ये इसका राइट है वाइफ का, कहते हैं नो मुझे यहाँ ही रहना है क्योंकि ये मेरा घर है। तो इस तरीके की चीजें जो है कई लेवल पे देखने को मिलता है, हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाई, या फिर घर में आप देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में, हर एक क्षेत्रों में पाया जाता है ऐसे जो लड़ाई झगड़ा जो घर में होते रहता है, सास बहू, ननद भौजाई या फिर पति पत्नी, इस तरीके की लड़ाई हमेशा हर एक लेवल पे देखने को हमें मिलती है। तो इन सारे चीजों से बचने के लिए एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाया गया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन, और इसके तहत वुमेन को एब्यूज्ड और इंजर्ड होने से, मेल के द्वारा एब्यूज और इंजर्ड होने से बचाया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अनुसार। ये भी देखिए डोमेस्टिक वायलेंस का ही इसमें दो पिक्चर दिया हुआ है, इसको भी आप लोग डोमेस्टिक वायलेंस है क्या, तो द इंजुरी और हार्म कॉज्ड बाय एन एडल्ट मेल हस्बैंड टू हिज वाइफ। तो यहाँ पे सिर्फ रोल दिया है हस्बैंड, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ हस्बैंड के द्वारा ही डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है, बल्कि इट मे बी पॉसिबल दैट उस व्यक्ति के माँ के द्वारा, उस व्यक्ति के बहन के द्वारा, उस व्यक्ति के फादर के द्वारा, तो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ के द्वारा भी डोमेस्टिक वायलेंस संभव है, और इसके तहत जो है वो प्रोटेक्शन इससे हमें इस कानून से मिलता है। तो द रोल ऑफ सिटीजन इज क्रूशियल हेल्पिंग पार्लियामेंट, यानी लोगों का रोल क्या रहा, तो पार्लियामेंट के सामने ये इश्यू रखा गया, पार्लियामेंट ने इसको डिस्कस किया और इससे रिलेटेड फिर कानून बनाया। तो फ्रॉम स्टेबलाइजिंग द नीड ऑफ द न्यू लॉ इट बीइंग पास्ड at every stage of the process of the voice of the citizen is a crucial element which make the work of parliament more accessible and transparent। तो अब क्या है कि लोगों का जो वॉइस है, यानी कि लोगों की जो आवाज है, हर एक सिटीजन का जो आवाज है, अब किसी भी तरीके के गलत काम में वो अब आवाज उठाने लगे हैं,
और उनके आवाज़ को पार्लियामेंट जो है वो सुनती है और ट्रांसपेरेंट तरीके से उस पर फिर आगे काम भी करती है। तो ये पूरा आपका कार्टून बनाया गया है आपके बुक में, इसको आप पूरा देख लेंगे कि किस तरीके से इसमें चीज़ें डिस्कस की गई है। ये डिस्कशन जो इसमें हो रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि कई तरह की बातें हो रही है। बातें क्या हो रही है कि एक है साजिया कहती है, डिड यू रीड टुडे न्यूज़पेपर, इजंट इट्स ए ग्रेट डे फॉर वुमेन। तो दूसरी बोलती है कि नॉट जस्ट वुमेन, वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन, वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन, सिर्फ वुमेन के लिए नहीं, सबके लिए बेनिफिशियल है। कुसुम, इट इज टेकन सच ए लॉन्ग टाइम टू गेट दिस लॉ पास, कितना ज्यादा समय लग गया इस लॉ को पास होने में। इनफैक्ट इज बिगैन विथ एस्टेब्लिशिंग द नीड फॉर ए न्यू लॉ। तो इस तरीके से इसमें पूरा 2006 का ये डिस्कशन है। फिर उसके बाद अप्रैल 1991 का डिस्कशन इसमें है, ए टाइपिकल डे फॉर देयर ऑफिस। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। थ्रू आउट द 1990 वी नीड फॉर ए न्यू लॉ रेज द डिफरेंट फोरम, अलग अलग फोरम के द्वारा नए कानून का जो डिमांड किया जा रहा है। इन दिसंबर 2002 में यहाँ पे देखेंगे आप कि कमिटी जो है, स्टैंडिंग कमिटी जो है अपना रिकमेंडेशन देती है राज्यसभा को। देन these were also tabled in the Lok Sabha. The committee report accepted most of the demand of the women group. women के ग्रुप का मैक्सिमम डिमांड को वो मान लेती है। देन फाइनली a new bill was reintroduced in parliament in 2005. फिर एक नया बिल, इन सारे रिकमेंडेशन के बाद एक नया बिल आता है 2005 में। तो 2005 में जब ये नया बिल आता है, आफ्टर बीइंग पास्ड इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों हाउस, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों जगह डिस्कशन होता है, वहां से पास होता है। पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, देन प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं और उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इफेक्ट में आ जाता है 2006 में। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये सारा चीज हमारे सामने आता है। तो यहाँ पे इसको आप देखेंगे, बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त करके एक यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्या है, ऑफन वुमेन हु फेस वायलेंस आर abuse are seen as victims, but women struggle in several different ways to survive this situation. Therefore, it is more accurate to refer to them as survivors rather than as victims. तो victims के अलावे जो है और भी कई लेवल्स हैं जहाँ पे उनको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इसके अलावे और भी कई सारे ऐसे अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज हैं, अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज हैं जिस पे अभी बातें होनी बाकी है। जैसे कि पार्लियामेंट कभी कभी ऐसे अनपॉपुलर लॉ को पास कर देता है जिस पे लोग सहमत नहीं होते। तो जब सहमत नहीं होते हैं तो उनके पास ये अधिकार होता है कि वो उसको चैलेंज कर सके। तो कई तरीके से इसको चैलेंज किया जाता है। समटाइम्स ए लॉ कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड लीगल बट इट कैन कंटिन्यू टू बी अनपॉपुलर। कभी कभी क्या होता है कि संविधान के हिसाब से सही चीजें पास की जाती है लेकिन फिर भी वो अनपॉपुलर होता है, लोगों के बीच में अनएक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि दे फील दैट द इंटेंशन बिहाइंड इज अनफेयर एंड हार्मफुल। उनको लगता है कि इसके पीछे जो इंटेंशन है वो अनफेयर है और हार्मफुल है, तो लोग उसका विरोध करते हैं। जैसे कि रिजर्वेशन जब लागू हुआ था तो रिजर्वेशन के विरुद्ध में प्रारंभ में देखा था कि बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया था और कई सारे लोगों ने आत्मदाह भी किया था। तो उस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और लीगल कानून पे भी लोगों का जो है प्रोटेस्ट होता है। पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ, पीपल के पास ये अधिकार है कि वो उस लॉ को क्रिटिसाइज करे, पब्लिक मीटिंग होल्ड करे, न्यूज़पेपर में उसके बारे में लिखे, टीवी चैनल्स पे डिस्कशन हो। तो इस तरीके से लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में संभव है। आप अगर देखें कि अभी जितने सारे इस्लामिक कंट्री हैं जहाँ पे इस्लामिक कानून लागू है, वहाँ ये चीज़ संभव नहीं है कि आप वहाँ के कानून को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप वहाँ कानून को क्रिटिसाइज करेंगे सरकार आपको तुरंत जेल में डाल देगी। लेकिन डेमोक्रेसी में ही ये संभव है और डेमोक्रेसी में ही आप
सरकार के प्रति अपनी नाराजगी को जाहिर कर सकते हैं। इसके अलावा सिटीजन्स जो है अपने अनविलिंगनेस को रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू एक्सप्रेस कर सकता है पार्लियामेंट में रिप्रेसिव लॉ के विरुद्ध। साथ ही साथ व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल बीइंग टू फील दैट ए रॉन्ग लॉ हैज बीन पास्ड देन देयर इज ए प्रेशर ऑन द पार्लियामेंट टू चेंज इट। अगर बहुत बड़ी संख्या में ऐसा देखने को मिलता है कि ये कानून जो है वो का विरोध हो रहा है या कानून जो सही नहीं है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि लोग जब इसका विरोध करते हैं तो सरकार उनके दबाव में आ जाती है और उसमें बदलाव लाने का भी काम करती है। तो कई सारे ऐसे कानून हैं, तो ऐसे कानून का आपको नाम ढूंढना है कि कौन सा कानून जो आया था और उसको फिर वो सरकार ने दबाव में आकर उसमें चेंजेस किए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आप हम लोग को याद होगा क्लास 7 में भी हमने पढ़ा है कि हम लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को के थ्रू जो है वो अपने नाराजगी को व्यक्त करते हैं और हमारा जो एमपी जो है वो हमारी बातों को संवैधानिक पटल पे यानी कि पार्लियामेंट में रखता है। और अगर वो पार्लियामेंट में चीज़ें सही तरीके से नहीं रख पाता है या नहीं पास हो पाता है या हम उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, देन उसके एक्शन पे हम नज़र रखते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं और आगे आने वाले समय में जब भी इलेक्शन होता है तो हम उसके विरुद्ध वोट करते हैं। तो इस प्रकार से वी शुड बियर इन माइंड दिस दैट इज द एक्सटेंट इन्वॉल्वमेंट एंड एंथुसियाज्म ऑफ द पीपल टू हेल्प पार्लियामेंट। तो इस तरीके से हम पार्लियामेंट को हेल्प करते हैं और पार्लियामेंट में ये बातें होती है कि हमारे कानून जो कानून लाया गया है, जो कानून रखा गया है, उस कानून को कंटिन्यू किया जाए या फिर उसको कंटिन्यू नहीं किया जाए। अभी देखिए आगे आने वाले समय में और भी कई सारे कानूनों पे बात हो रही है, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण जो पॉपुलेशन आ रहा है तो पॉपुलेशन कंट्रोल पे लॉ लाने की बात की जा रही है। तो इस तरीके से कई सारे बातें अभी सामने आ रही है जिस पे अभी और भी डिस्कशन होना बाकी। तो आशा है कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से कानून के बारे में समझा होगा। आगे हम लोग और भी अलग अलग कानून के बारे में समझेंगे, है ना, और उस कानून के बारे में जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, इन सारे चीज़ों के बारे में अलग से हम लोग पढ़ेंगे। कहता है कि इफ द लॉ फेवर वन ग्रुप एंड डिसरिगार्डेड द अदर इट विल कंट्रोवर्शियल एंड लीड टू कन्फ्लिक्ट। अब कन्फ्लिक्ट कब होता है किसी कानून पे कि जब एक ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप को फेवर करता है ना। लॉ जो है वो किसी एक ग्रुप को फेवर करता है और दूसरे ग्रुप को डिसरिगार्ड करता है, तो ये इस तरीके का जो कानून है वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। दूसरा, पीपल हु थिंक दैट द लॉ इज नॉट फेयर कैन अप्रोच द कोर्ट टू डिसाइड। अब कभी अगर पीपल को लगे कि अरे हमारे प्रोटेस्ट का भी बात नहीं सुना जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट पहुंच जाते हैं कहाँ, कोर्ट में। अभी एक कानून आया था 3 तलाक से रिलेटेड, तो 3 तलाक से रिलेटेड कानून था जो कुछ लोग उससे खुश थे, कुछ लोग नाखुश थे। तो ऐसा लग रहा था कि एक ग्रुप को खुश करने के लिए दूसरे ग्रुप में इंटरफेयर किया जा रहा है। तो उस स्थिति में लोग कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट पहुंचने के बाद वहाँ पे जो है 3 लोगों का बेंच बना, जिसमें हिंदू मुस्लिम 5 लोगों का बना, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी 5 को रखा गया। और सब जज जो थे अलग अलग धर्म के थे। इन लोगों ने इस पे काफी लंबा डिस्कशन किया और उसके बाद बहुमत से ये पारित किया कि 3 तलाक को हम लोगों को हटाना है। अब उसने सरकार को कहा कि आप इस पे कानून बनाइए। द कोर्ट हैज द पावर टू मॉडिफाई और कैंसल लॉ इफ इट फाइंड दैट दे डोंट एडहेयर द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट के पास ये पावर है कि वो मॉडिफाई कर सकता है। एक केशवानंद भारती बनाम केंद्र सरकार का केस आया था और अभी 1 दिन पहले ही केशवानंद भारती की मृत्यु हुई है, केरल के रहने वाले थे। तो उन्होंने जमीन से रिलेटेड कोई विवाद था उस पर केस किया था कि जमीन जिसको 9वीं अनुसूची में रख दी गई थी, जिसमें
जो है कोर्ट कोई तरीके का काम नहीं कर सकता था। तो इसी कानून के विरुद्ध जो है वो कोर्ट गए थे कि कोई भी कानून जो है वो संविधान के मूल ढांचा में बदलाव नहीं कर सकता है। तो संविधान के मूल ढांचा से छेड़छाड़ न हो, ऐसा डिसीजन केशवानंद भारती वाले केस में आया था। तो जिसके कारण केशवानंद भारती का काफी नाम भी हुआ था कि जो संविधान के मूल ढांचा में चेंजेस न किया जाए, कोर्ट का ऐसा डिसीजन आया। और कोर्ट किसी भी कानून को संविधान के मूल ढांचा के अलावे उसका वो इंटरप्रिटेशन कर सकती है, साथ ही साथ उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकती है। तो इन इंडिया द रोल ऑफ सिटीजन डज नॉट एंड विथ इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर लिए, यही आपका या हमारा रोल खत्म नहीं हो जाता। हम लोग क्या करते हैं कि एमपीज के द्वारा किए गए कार्य को एनालाइज करते हैं। वो जो सब जो सही काम करता है तो उसको प्रेज करते हैं, यानी उसकी प्रशंसा करते हैं, अप्रेजल देते हैं। अगर वो सही काम नहीं करता है तो उसके एक्शन को हम लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। देन इट इज स्टेटेड दैट पीपल इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री हैव द राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनजस्ट लॉ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पीपल जो है डेमोक्रेटिक कंट्री का, वो अनजस्ट लॉ के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर सकता है, उसके अगेंस्ट बोल सकता है, उसके अगेंस्ट कोर्ट जा सकता है, मीटिंग कर सकता है। तो कई तरीके से जो अनपॉपुलर या कंट्रोवर्शियल लॉ होते हैं उससे अपने आप को बचाने का ये कार्य कर सकता है। देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन 66A के तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उस पर लोग आवाज उठाते हैं। यहाँ पे ये कार्टून देखिए दिया हुआ है, सेक्शन 373 के विरुद्ध अगर कोई काम करता है तो उस पर ये देखिए बनाया गया। तो आप सभी का फिर से धन्यवाद इस वीडियो को अच्छे से देखने के लिए। और आपको अगर इससे रिलेटेड किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। थैंक यू सर। वेलकम।